साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सतह पर दो मामला चल रहे हैं। एक तो ये कि बानी से मुलाकात के मामले पर सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ और बाकी पीटीआई क़यादत हमें दूसरी तरफ दिखाई देती है। फिर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का मामला, जिसको लेकर हमें अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ और बाकी पीटीआई एक तरफ दिखाई देते। मुझे आप बताएं, दोनों में से आप पहले किसको डिस्कस करना पसंद करें? चले, फिर उससे ये है कि नेशनल लेवल पे माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की तरफ आ जाते हैं। उसके सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो SIFC का एक इनिशिएटिव समझ लें। 2023 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इस फोरम की, और उसके बाद अब दूसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनली 2000 के करीब लोग नुमाइंदे इसमें शरीक थे और उनको इनवाइट किया गया। वो सऊदी अरब से भी थे, चाइना से भी थे, अमेरिका से भी थे। अमेरिका का भी एक वफ्द पाकिस्तान आया जिन्होंने दिलचस्पी जाहिर किया। उस कॉन्फ्रेंस में PTI की नुमाइंदगी, या हम समझें KP की नुमाइंदगी के लिए अली अमीन गंडापुर साहब तकरीब में मौजूद थे, लेकिन स्टेज पर उस तस्वीर में जो पाकिस्तान की तरफ से एक कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करी थी उससे गायब थे। इसकी क्या कौन था तस्वीर? उसमें बाकी सारे सूबों के वज़ीर आला थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आर्मी चीफ थे। तो आर्मी चीफ और वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। वज़ीर आला। अच्छा, अब बात यह है कि देखिए, लेट्स पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। झगड़ा क्या रहा है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो किसकी उसके ऊपर हक है। प्रोविंसेस कहते हैं अगर हमारी प्रोविंस के अंदर कोई रिसोर्स निकली है, तेल निकला है, ऑयल निकला है, मिनरल निकला है, तो उसका 90% हिस्सा हमें मिलना चाहिए। फेडरेशन कहती है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये फेडरेशन की मलकियत है। अच्छा, तो इसमें हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आपका हिस्सा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारा होना चाहिए। ये इश्यूज़ पहले दिन से ये चल रहे हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू सुई गैस का था। आज तक वो बलोच यही कहते हैं कि सुई गैस हमारे इलाके से निकली है मगर हमें नहीं मिलती, रॉयल्टी नहीं दी और हमें अपनी रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, थोड़ी बहुत, मगर ये सारी हमें मिलनी चाहिए थी, और अगर हमने कुछ देना था तो हम देते फेडरल गवर्नमेंट को। ओके, फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि जी ये तो फेडरल प्रोजेक्ट था, फंडिंग सारी हमने की, सारा कुछ हमने किया, रास्ते हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, फैसिलिटेशन हमने की, और ये एक सारी कौम की मलकियत है, ये सिर्फ आपकी मलकियत नहीं है। आपका हिस्सा ज़रूर है मगर मलकियत सारी कौम की है, और हम बांट के देंगे सबको। तो ये झगड़ा अब बलता जा रहा है। अब क्योंकि लेटेस्ट, अब ये आपने देखा रेकोडेक के ऊपर क्या हुआ जी। इसके ऊपर दो झगड़े थे। एक ये था कि प्रोविंस का शेयर कितना होगा, फेडरल गवर्नमेंट का कितना होगा, और जो इन्वेस्टर कर रहा है उसका कितना शेयर होगा। ये पहले दिन से ये इशू चल रहा था। उसके बाद एक इशू बना ये कि जो भी वो उस वक्त मुआहदा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उसको उड़ा दिया, जिसकी वजह से फिर एक डज लग गई, और वो जो डज लगी है $6 बिलियन डॉलर्स की, वो फेडरल गवर्नमेंट को देनी पड़ी। वो फेडरल प्रोजेक्ट था। तो अब प्रोविंस ये नहीं कह सकती कि जी जब डज लगती है तो आपने पैसे 4 बनते हैं तो हमें सारे मिलने चाहिए। तो ये अब ये जो कश्मकश थी फाइनली जाके अब सेटल हुई है कि वो ये है कि 50% रेकोडेक में वो कंपनी ले गई है, जो फॉरेन कंपनी है। 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलेगा और 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा। इट्स समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। बड़ी मुश्किल से ये तय किया है। अभी भी बलोच अवाम जो है या नेशनलिस्ट है वो खुश नहीं है, वो कहते हैं सारा हमें मिलना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो। अब आगे जाके आपने सुना चाइना के साथ अमेरिका का क्या झगड़ा है, यूक्रेन के अंदर अमेरिका क्या चाहता है फ्रॉम यूक्रेन, रशिया जिन इलाकों में बैठा है वहाँ क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे बात स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात हो रही है। आगे जब जो ज़माना आ रहा है वो तेल और गैस के अलावा अब और भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इट इज़ लिथियम और वेदर इट इज़ मैनी अदर स्ट्रेटेजिक, जो कि सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, या रॉकेटरी में इस्तेमाल होते हैं, या स्पेस एक्सप्लोरेशन में होते हैं, या साइंस के बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रेयर अर्थ मिनरल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में अवेलेबल हैं, और फिर यूक्रेन में भी हैं, अमेरिका में भी, हर जगह पे हैं थोड़े बहुत। यहाँ भी ये फैसला हुआ है कि हमारे यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये गैस और ऑयल इज़ नॉट द ओनली थिंग, मे बी द फ्यूचर बिलोंग्स टू रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसलिए ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जाग उठी है। हम तो ऑयल एंड गैस की तरफ ढूंढ रहे थे, वो तो हमें मिला नहीं, और जो है तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढा जाए। ये भी तो हमारे पहाड़ इतने हमारे यहाँ है, तो इसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले रेयर अर्थ में तो मिनरल में तो सिर्फ वाज गोल्ड जी, ठीक। तो अब तो और भी बहुत से मिनरल्स निकलने शुरू हो गए हैं जिनकी ज़रूरत पड़ गई है, डिमांड है इन अमेरिका, कनाडा एंड द एडवांस कंट्रीज। सो देयरफॉर कश्मकश, कानून नए बनने शुरू हो गए हैं और कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं,
और ये सारा इनिशिएटिव जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, बिकॉज कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतनी नो हाउस और क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये तो सूबे इट का डजंट मैटर सब्जेक्ट था। 18वीं तरमीम और नो 18वीं तरमीम, ओके। बात ये है कि प्रोविंसेस आर नॉट इक्विप्ड, उनके पास नो हाउ भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। एक फेडरल गवर्नमेंट है जो ये समझती है कि ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं, और गारंटीज़ जो चाहिए होती हैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो फेडरल गारंटीज़ होती है, प्रोविंशियल गारंटीज़ को कोई नहीं मानता। तो फॉर मैनी रीजंस ये इस फैसला ये हुआ कि ये फेडरल गवर्नमेंट ही इनको कर सकती है। मगर और इसीलिए आपने देखा कि आर्मी चीफ भी खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, और जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हो रही है एंड सो ऑन, और अमेरिकन भी आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। सारी दुनिया का इंटरेस्ट है इन एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। जी। पुराने ज़माने में तो ये ना यार हो कोई एमरल्ड्स निकल आए, हीरे जवारे, और हीरे जवारे की गल नहीं हो रही, उनको और गेम हो रही है। अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट बनवाई है फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ, वो कहती है कि आपके यहाँ कम से कम $8 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। कितने? $8 ट्रिलियन। आपकी जीडीपी इज nearly 400 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ गोइंग फॉरवर्ड आपके यहाँ इतने रिजर्व्स हैं कि 8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा आपके रिजर्व्स हैं यहाँ, उनको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लॉइट करो। तो ज़ाहिर है पानी आ गया है सबके मुंह में। केपी के लोग कहते हैं ये तो साडा है जी, मगर पैसे कोई नहीं है और ना क्रेडिबिलिटी है उसको करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट कहती है वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द कंसल्टेंसी, वी हैव द सॉवरन गारंटीज, जो सॉवरन गारंटी ओनली फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव। तो इस वजह से अब फेडरल गवर्नमेंट लीड ले रही है। मगर फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि पानी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वो भी एक रेयर अर्थ मिनरल ही बन गया ना, कम होता जा रहा है। कैनाल्स एंड मिनरल्स, ये दो मामला। तो पानी इज बिकमिंग स्केर्स, दैट्स अ कमोडिटी। तो वो कम होती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हो रहे हैं, पानी कम फ्लोज हो रही है, डैम्स कम भरे जा रहे हैं, रेनफॉल गिरती जा रही है एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। रेकोडिक के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी देख लिया कितने 10 साल लगे उसको मसले को हल करने में। आगे भी अब जो आगे गोइंग फॉरवर्ड अब रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं अब वो, तो इसके लिए मसला बन गया कि अब क्या किया जाए। एंड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो आयशा ने अभी बताया वो फेडरल गवर्नमेंट फारग है और ये लोग ले गए। अब ये आसिफ जरदारी ने तो हाथ कर दिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ। अब वो सोच रहे अब करें क्या। तो अब करना ये है कि कानून तो पास करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका हक आ गया अंडर द 18th अमेंडमेंट। अच्छा। मगर बड़ा भाई है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उत्ते आगे बह गई। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, वो सही कह रही है पीटीआई कि ये साडा कानून तो है नहीं, तो तुसी बना के भेजता है। रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई जो यहाँ डिपार्टमेंट्स ने दी। अब यहाँ शोर पड़ा हुआ है और बाय पार्टिसन शोर है, मतलब ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट वहाँ यही कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा कानून है ही नहीं। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सामने का दरवाज़ा बंद है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, बैकडोर खोल लिया, उधर से आ गए अंदर कि जी डीजीपी जो है वो भी हमारी अपॉइंटमेंट हम करेंगे और ये भी होगा और वो भी होगा और फलानी लाइसेंस देना है और ये करना है और कंसल्ट करें हमें। वो कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलनी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने बैकडोर से आके अपना हावी हो गए ऑन दिस। अच्छा। कि आगे गोइंग फॉरवर्ड कल को अगर कोई चीज़ निकलती है तो फेडरल गवर्नमेंट उसको छोटी मोटी चीज़ों से कहेंगे ले जाओ, बड़ी कोई चीज़ निकली तो ट्रम्प करके फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो साडा है। अच्छा। या उसको इस तरीके से डील करेगी कि उनके लोग जो हैं वो ऐसी डीलें करेंगे कॉर्पोरेशंस के साथ जिसको सपोर्ट होगा फेडरल गवर्नमेंट का। बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बिल में ही लिख दिया गया। अच्छा। कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि लोकल लोग उसमें आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते, और 10 साल बाद तो बिल्कुल ही निकल जाएगा लोकल इन्वेस्टर। तो ये इस वक्त तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अच्छा। छोटी सी इंडस्ट्री है वहाँ केपी के अंदर, माइंस लोगों ने ली हुई हैं 3-3 साल 40 साल वो रिन्यू हो जाती हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए देते हैं और वो मिनरल्स निकालते हैं। इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, छोटी मोटी मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रही है। अच्छा। और कॉटेज लेवल पे। आपकी बातों से तो लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का ये सारा प्रोजेक्ट है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। SIFC को डिसोन करने की बातें केपी में क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, उनको पता है कि SIFC आगे बीच बढ़ गई है। अच्छा। इसलिए आज ये अभी ये सिर्फ बाहर फॉर फ्यूचर की बातें हैं, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, बड़े पैमाने पे इसको डेवलप करना है। देखिए ना, बड़े पैमाने पे मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है, बिल्कुल पहले सर्वेज होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्वे होती है, फिर उसके बाद जाके एक्सट्रैक्शन होती है, उसके लिए सेफगार्ड्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली इन केपी तो नहीं दे सकती ना, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही देगी। तो आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अ पॉइंट, मगर अनफॉर्चुनेटली
कानून ऐसे बना दिए गए हैं इस मुल्क के अंदर, आइन के अंदर, जिसके साथ अब रुकावटें पैदा हो गई हैं। और क्योंकि प्रोविंसेस जो हैं वो अब एतमाद खो बैठी हैं ऑन द फेडरेशन। सिंध में भी एतमाद नहीं है ऑन द फेडरेशन, हालांकि पार्टनर है द फेडरेशन, मगर फिर भी वो एतमाद नहीं करते। नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म बढ़ रही हैं। इसी तरीके से केपी के अंदर अंडर पीटीआई एक नया ही महाज बन गया है बिल्कुल। एक ज़माने में केपी वॉज द मोस्ट लॉयल प्रोविंस, इस वक्त इट इज़ द मोस्ट डिसलॉयल प्रोविंस। पहले तो ये समझा था ना कि सिंध इज़ द मोस्ट डिसलॉयल या कराची इज़ द मोस्ट डिसलॉयल। अब उनको तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया बाय ब्रिंगिंग देम इनटू, वहाँ की गवर्नमेंट भी दे दी, यहाँ भी अंदर ले आए, तो वो तो थोड़े बहुत न्यूट्रलाइज हो गए। मगर इधर जो है, यहाँ तो वहाँ से तो मूवमेंट लॉन्च होती है अगेंस्ट इस्लामाबाद। वो पहले तालिबान आते थे अटक तक, अब गंडापुर साहब की और बुशरा बीबी की जलसे जो है वो अटकते आगे निकल जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ चल रही है। आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस होगा। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब के लिए इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और कल को अगर जुडिशरी इस पर कूद जाती है, अब आप सोचिए ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आपका क्या ख्याल है, क्यों उन्होंने अलग किया सारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को उधर बना दिए ताकि वहाँ कोई तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अगर पुराने सुप्रीम कोर्ट में ये जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट का साथ नहीं देना था जी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं दे विल साइड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल दिस हैज बीन इन प्लानिंग, बिकॉज अब जिस तरीके से ये हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी आजकल ऐसे हो रही हैं कि एक फ़ोन आता है पीएम सेक्रेटेरिएट में कहीं से कि आयशा को फलानी स्ट्रीट पे लगा दो, उसका बायोडाटा भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन कर दो। वो अफसर जो है अब मेरे से नाम वाम ना पूछे, कौन फ़ोन करता है और किसको फ़ोन, मुझे पता है, आपने बताना भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मगर आप समझ जाएंगी कि फ़ोन कौन करता है या किसके ऑफिस से फ़ोन आता है, समझ जाएंगे, और किसके ऑफिस से वो आती है वो कि इसको लगा दें आप। और उधर से वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि सर वो फ़ोन आया था, वो कह रहे थे सीवी भेजिए, इसको फलानी जगह पे लगा दे। अच्छा। पीएम कुगी मार देता है, पीएम ये तो नहीं पूछेगा कि कौन है, ये सब पता है, कुगी मारो जी, और जल्दी नाल देर नहीं करनी। तो अभी एक साहब अपॉइंट हुए हैं, तो वो पता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू माई चिड़िया वो भी ऐसे ही फ़ोन आया सी तो ये सीवी आ गई, और जो इस्टेब्लिशमेंट के मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कुगी मार दी, अल्लाह खैर से। इरसा के चेयरमैन के मामले में माजी में तनाज़ा हुआ था और उसके बाद तो ऐसे ही है, तो आया था बिल्कुल। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स तो डायरेक्टली हो रही हैं। तो ये भी इसीलिए बिकॉज अब ये मेरा ख्याल फैसला हुआ है हमारे इदारों के अंदर कि अब वो डायरेक्टली दे विल बिकम पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और जो अहम फैसले हैं वो ख़ुद भी करेंगे और उसके कानून भी बनाएंगे और उसको पुश भी करेंगे, एंड दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये SIFC है क्या? ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो मुआहदे होने हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि काम आगे चले। वन विंडो ऑपरेशंस।